नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से। सन 2020 एक ऐसा साल था जहां पर आपने बहुत ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखे, परेशानियां देखी, और साथ ही साथ अब जब साल ख़त्म होने आता है तो आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार रिटर्न आपको आता हुआ दिख रहा है, कम से कम निफ्टी में। कविता जी, एब्सोल्युटली, बाजार ने एक तरफ हमें निराश तो किया था शुरुआत में, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रिकवरी दिखाई दी है, जिस तरह से ग्रोथ के लेवल्स दिखाई दिए हैं, उसमें से उसके सबका ही मन जो है वो खुश हो गया है। बेहतरीन एक्सपीरियंस, डिस्ट्रप्शन का एक्सपीरियंस रहा, उसके बाद बेहतरीन ग्रोथ का एक्सपीरियंस भी हमने बाजार में देखा। तो कविता जी, आपको बहुत बढ़िया मैं आंकड़े बताता हूँ। जब नया साल शुरू हुआ जनवरी में, तब निफ्टी का जो लेवल था, और मार्च तक आप समझिए कि लगभग आपने 38% की गिरावट देखी निफ्टी में जी। और वहां जब 38% नीचे चल गया बाजार, 7,511 पर आपने निफ्टी को देखा, वहां से अब जो आप बढ़त देख रहे हैं वो लगभग 83% है। और अगर आप नेट लेवल पर देखें तो अब हम लगभग 13% ऊपर हैं ईयर टू डेट। तो बहुत ही बढ़िया साल रहा, और यहाँ से आप और बेहतरीन रिटर्न्स आते हुए देखें। बिल्कुल, लेकिन जो ये गाड़ी चूक गए हैं, जिन्होंने निवेश करना बंद कर दिया था या मिस कर दिया, उन्हें ज़रूर घाटा हुआ होगा। लेकिन क्योंकि हम बाजार की तेज़ी की बात कर रहे हैं, और ऐसे में फ़ायदेमंद फंड में हमेशा हम शुरुआत करते हैं एक पोर्टफोलियो के साथ, जो हमने शो की शुरुआत में ही, जब शो शुरू हुआ था तब बनाए थे। और आज हम जायज़ा लेंगे यंग कपिल यानी स्नेहा और कमल के पोर्टफोलियो का। लेकिन उससे पहले आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। तो कविता जी, स्नेहा और कमल के लिए हम लोगों ने एक बहुत शानदार पोर्टफोलियो बनाया था। देखिए, इसमें यूटीआई इक्विटी फंड है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। ओवरऑल रिटर्न देखें तो क्या शानदार रिटर्न है। यहाँ पर एक जो सबसे बढ़िया बात हुई थी कविता जी, वो था कि हम लोगों ने एक भी एसआईपी नहीं रोका। और अब आप देखिए निफ्टी में आपने 13% रिटर्न आते हुए देखे ईयर टू डेट, और इस फंड ने क्या बेहतरीन प्रोडक्शन दिया है। 2 गुना आपने रिटर्न इस एवरेज पोर्टफोलियो में आते हुए देखे हैं। और आप देखिए जो ब्रेकअप है वो आपके सामने है। एब्सोल्युटली, जो फंड चॉइसेस भी हमने इनको रेकमेंड की हैं वो थोड़ी सी अग्रेसिव हैं, इसीलिए भी क्योंकि ये एक यंग कपल है, आगे चलकर इनके पास बहुत सारे ऐसे लाइफ गोल्स हैं जो पूरे करने हैं, और इसीलिए इस तरह के पोर्टफोलियो की ज़रूरत थी। और देखिए बाजार की गिरावट में इन्होंने अपना एसआईपी, अपना जो निवेश था वो नहीं रोका, और इसीलिए बढ़िया मुनाफा, लगभग अगर हम देखें तो 27-28% तक का इनको मुनाफा मिल रहा है अब तक इनके पूरे पोर्टफोलियो में। फंड्स की चॉइस भी काफ़ी उम्दा है, यूटीआई इक्विटी, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, जो कि एक मल्टी कैप था, अब उसका नाम चेंज होकर पराग पारेख फ्लैक्सी कैप हो गया है, और एमओएसएल मिड कैप 30, और साथ ही एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी टैक्स सेविंग के लिए। तो शैल जी, हम कह सकते हैं इक्विटी में ही मुनाफा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप कविता जी। और एक बात और नोटिस करने की है इसमें कि ये जो पोर्टफोलियो है इसमें एक मुश्त पैसा नहीं लगा था। हाँ। लेकिन जो आप रकम देख रहे हैं आपके सामने जो आई है, वो आप बिल्कुल एकदम भुना सकते हैं, यानी कि 2,14,000 रुपए, और आपने डाले तोड़ के 15,000 रुपए महीना। और ये देखिए कि शानदार किस हिसाब से रिटर्न बना। निफ्टी को आपने कविता जी बिना कुछ करे 2 गुना आपने उसमें रिटर्न पाया है। तो चलिए अब ऐसा करते हैं, ये तो पोर्टफोलियो हमारे साथ चल ही रहा है, लेकिन एक कविता जी बहुत बढ़िया फंड लॉन्च हुआ है। बिल्कुल। और हमेशा की तरह एक बहुत बढ़िया एएमसी है, एक्सिस म्यूचुअल फंड, और वहाँ के फंड मैनेजर श्री आशीष नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक स्पेशल सिचुएशंस पर फोकस करते हुए एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक्सिस स्पेशल सिचुएशंस फंड लॉन्च किया है। इसके बारे में जानकारी उनसे लेते हैं। चलिए नायक साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद शैल जी, धन्यवाद कविता जी, और धन्यवाद सीएनबीसी आवाज टीम का हमें होस्ट करने के लिए। जी, तो नायक साहब ये बताइए कि बाजार रिकॉर्ड हाई पे है, और आप एक स्पेशल सिचुएशंस फंड ला रहे हैं। इसके पीछे क्या सोच है, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, और क्या एक एवरेज रिटर्न होगा एक साल में इस तरीके की स्कीम का, क्योंकि ये बिल्कुल अलग सी एक स्कीम आप लॉन्च कर रहे हैं। जरूर। एक्सिस स्पेशल सिचुएशंस फंड एक ओपन एंडेड थीमेटिक फंड है
जो कि डिसरप्शन नामक विषय या फिर थीम पे निर्भर है और इसके ऊपर आधारित है। किसी भी बिजनेस में चेंज को या फिर परिवर्तन को हम स्पेशल सिचुएशंस कह सकते हैं, पर डिसरप्शन जो है वो ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें एक कंपनी किसी नए इनोवेशन के साथ, किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ या फिर प्रोडक्ट या बिजनेस मॉडल के साथ एक इंडस्ट्री में बड़े बदलाव लाती है, जिससे कि वो हाई लेवल पे ग्रो कर सकें। पहले ऐसे परिवर्तन जो है जैसे कि ऑटोमोबाइल्स या फिर कंप्यूटर्स दशकों में होते थे और इनका इस्तेमाल भी धीरे धीरे बढ़ता था। बट अब जो टेक्नोलॉजी आई है और प्राइवेट इक्विटी फंडिंग भी आई है, इसकी वजह से ये डिस्ट्रप्शन काफी तेजी से हो रहे हैं। इनके उदाहरण अगर आप यूएस या चाइना में देखेंगे तो आपको ऑनलाइन ई कॉमर्स, डिजिटल फिनटेक, मेडिकल इक्विपमेंट ऐसे कई अलग क्षेत्रों में दिखेंगे। और जब मार्केट इनका ट्रू पोटेंशियल जान जाता है तो इनमें काफी ज्यादा रिटर्न्स मिलने लगते हैं। इनके मार्केट कैप कुछ कंपनीज की बिलियन या ट्रिलियन डॉलर्स भी चली जाती है। भारत में भी हमने देखा है कि कोविड लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम की वजह से काफी सारे सेक्टर्स में लोगों ने ऑनलाइन का प्रचार बढ़ाया है। ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन फूड डिलीवरी, एजुकेशन, गेमिंग या फिर इवन वीडियो स्ट्रीमिंग ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में एप्स के जो इस्तेमाल है वो बढ़े हैं। और न्यू एज इकोनॉमी बिजनेसेस में भी जो कि स्टार्टअप फंडेड थे लास्ट 5 से 10 साल से धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, उनको काफी अच्छी स्केल मिली है और उस ग्रोथ की वजह से भी उनको काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई दी है। और प्लान्स ऐसे है कि कुछ कंपनियों ने अभी अनाउंस किया है कि अगले कुछ महीनों में या फिर 1 या 2 या 3 साल में ये मार्केट्स में लिस्ट होंगे। तो हमारा ये जो एक्सिस स्पेशल सिचुएशंस फंड है, ऐसी कंपनीज जो कि लॉन्ग टर्म डिस्रप्टिव ग्रोथ कर रही है, ऐसी कंपनीज में सही समय पर इन्वेस्ट करके कैपिटल एप्रिसिएशन पाने की कोशिश करेगा। इस फंड का ज्यादातर हिस्सा यानी कि 70 से ज्यादा प्रतिशत ऐसी डिसरप्शन थीम पे आधारित होगा और इसमें से 30% जो है वो ग्लोबल स्टॉक्स भी शामिल होंगे। मीडियम टर्म या फिर जो 2 से 3 साल की अगर अपॉर्चुनिटीज है जैसे कि सेक्टर डायनामिक शिफ्ट, साइक्लिकल या स्ट्रक्चरल स्टोरीज जैसे जिसे हम कहते हैं, उसमें भी ये फंड इन्वेस्ट करेगा। और साथ ही साथ कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कि इवेंट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज अगर हमें दिखते हैं मार्केट में किसी बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग या फिर मर्जर एंड एक्विजिशन की वजह से, इनमें भी हम कुछ हद तक इन्वेस्ट करेंगे। पर जैसे मैंने कहा, इस फंड की मेन सोच है डिसरप्शन थीम को इन्वेस्ट करना, जो कि आज मार्केट में है और जो अगले कुछ सालों में भारत में या दुनिया भर में आ सकती है। तो आशीष जी, मैं आपको आपकी तारीफ करना चाहूंगी। इस तरह के इनोवेशन की थीम पर आपने एक फंड आप लेकर आए हैं। बहुत ही असाधारण सी थीम है ये। ग्लोबल बाजारों में शायद इस तरह की कंपनियों को पहचानना आसान होगा, लेकिन भारत में क्योंकि इस तरह की कंपनियां अलग से लिस्ट होती नहीं है और डिस्ट्रप्शन के साथ एक नेगेटिव कनोटेशन भी आता है, तो एक तो अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं डिस्ट्रप्शन थीम को सुनकर थोड़ा सा डर जाऊंगी, ठीक है। अब दूसरा, एज अ फंड मैनेजर चैलेंज आपके लिए भी है कि ऐसी कंपनियों को पहचानना है, साथ ही उतार चढ़ाव भी बहुत रहेगा इस तरह के फंड में। कैसे काम करेगा, निवेशक को कमाई कैसे होकर आप देंगे, ये बताएं। तो जैसे आपने कहा कि एक तो है कि इनोवेशन या फिर डिसरप्शन, इस चीज को शायद नेगेटिवली देखा जाता है, बट हमारे हिसाब से हमने देखा है कि दुनिया भर में जिन कंपनियों ने सक्सेसफुली इनोवेट किया है, सक्सेसफुली डिसरप्ट किया है बिजनेसेस को, उनको काफी अच्छा रिटर्न मिला है, काफी अच्छा क्रेडिट मिला है मार्केट से इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। और यही हमने इंडिया में भी देखा है कि जहां जहां पे कंपनियों ने बड़े स्केल पर बदलाव लाए हैं और सक्सेसफुली प्रॉफिटेबल बने हैं, उनको काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है। इसमें यह भी जरूरी है जानना कि हम जब डिसरप्शन की बात करते हैं तो हम सिर्फ इनोवेटर या फिर डिसरप्टर कंपनी में ही इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि इस पूरी चेन को हम अलग से देखते हैं। अगर इसका उदाहरण हम दें तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे इनोवेशन का एग्जाम्पल ले ले, तो आपको दिखेगा कि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में ही हमें इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है, बल्कि हम इसके सप्लायर्स को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो जी। कंपनी इनको अलग अलग पार्ट्स प्रोवाइड करती है, अलग अलग कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में बात करें तो बैटरीज लगते हैं, जो कि हाईली इनोवेटिव प्रोडक्ट है और दुनिया में काफी कम कंपनियां हैं जो इस तरह के इनोवेशन कर सकती है और इस सक्सेसफुली इनोवेट कर पाई है। उनमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर हम देखें हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं जो कि काफी कम है दुनिया में, ऐसी कंपनियों में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर जी। हम इसी एग्जाम्पल को आगे लेके जाए, इस तरह के अनेबलिंग कंपनीज, अनेबलर जिनको हम कहते हैं डिसरप्शन के, तो भारत में भी हमें दिखेगा कि काफी सारे सेक्टर्स में हमें अनेबलर्स मिलेंगे। अगर हम डिजिटल फाइनेंस की बात करें तो क्रेडिट कार्ड बिल्कुल। कंपनीज है। अगर हम आईटी कंपनीज को ले तो हमारी आईटी कंपनीज दुनिया भर में
क्लाउड या फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हाई लेवल डिस्ट्रप्शंस में नाइक साहब, सहभागी है। आज उनके काफी सारे पोर्शन ऑफ रेवेन्यूज या फिर टॉप लाइन जो है या प्रॉफिट्स है, जी, वो आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से आ रहे हैं। उस तरह के प्रोजेक्ट्स में हाई मार्जिन होती है। अगर हम ऐसी ही कुछ और इंडस्ट्रीज देखें, जैसे कि इंजीनियरिंग सेक्टर है, वहां पे भी हम देखेंगे कि स्मार्ट बिल्डिंग्स या फिर स्मार्ट प्रोजेक्ट्स, साथ ही साथ ऑटोमेशन या रोबोटिक्स जैसे हाई लेवल ऑफ डिस्ट्रप्शन करने वाली कंपनियां भी हैं कैपिटल गुड सेक्टर में, जो कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एज एनेबलर्स ऑफ नाइक डिस्ट्रप्शन। साहब, तो इस तरह से हम अगर वैल्यू चेन को देखें, ना कि सिर्फ इनोवेटर को, तो हमें काफी सारे अपॉर्चुनिटीज मिल जी, सकते हैं, जो कि शायद सारे इन्वेस्टर्स नहीं देख रहे हैं। और इसीलिए अगर इनमें नाइक हम साहब, जल्दी इन्वेस्ट एक करें तो तो बाजार फिलहाल रिकॉर्ड हाई पर चल रहा है, और जो आपने थीम चुनी है वहां पर जो भी गिने चुने स्टॉक्स होंगे वो ऑलरेडी बहुत एक्सेसिव वैल्यूएशंस पर फिलहाल ट्रेड कर रहे होंगे, क्योंकि वो अगर डिसरप्ट कर रहे हैं तो वहां पर जाहिर तौर पर बहुत लोगों का ध्यान ऑलरेडी केंद्रित होगा। अब आप ये बताएं कि क्या आपको ये स्टॉक्स ऐसी वैल्यू पर मिलेंगे कि आप लंबी अवधि में या मध्य अवधि में एक अच्छा पैसा, एक अच्छा रिटर्न कमा के अपने निवेशकों को दे पाएं? तो जैसे मैंने कहा कि काफी जगहों पे डिसरप्टर स्टॉक्स जो है, वो इनोवेटर स्टॉक्स जो है, उनके वैल्यूएशन काफी ज्यादा हो जाते हैं। बट जो इनकी चेन में इनके सप्लायर्स है, उनके स्टॉक्स काफी बार लोगों के ध्यान में पहले नहीं आते हैं। तो अगर हम ऐसे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करें, ना कि सिर्फ डिसरप्टर स्टॉक में, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। साथ ही साथ ऐसे भी कंपनियां होती है जो कि अपने बिजनेस को अच्छी तरह से ढाल पाती है, अच्छी तरह से चेंज कर पाती है, और इसीलिए ऐसे एडाप्टर कंपनीज जो होती है, जिनको हम इस डिस्ट्रप्शन चेन में भी खेल सकते हैं। तो अगर हम इस टोटल वैल्यू चेन को अगर सक्सेसफुली कर पाए, तो हमें काफी अपॉर्चुनिटीज दिख सकती है डिस्ट्रप्शन थीम में। और एक बात जानना जरूरी है कि हालांकि इन कंपनीज में हमें शायद नियर टर्म में प्रॉफिट्स रिलेटिवली कम दिख रहे हो, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रही है और बहुत हाई लेवल पे इनोवेट कर रही है, हाई लेवल पे इन्वेस्ट कर रही है, इसीलिए इनके प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो शायद मार्केट जान नहीं पाता है, और काफी हद तक इनके वैल्यूएशन ज्यादा दिखते हैं। बट अगर हम इनकी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में 5 से 10 साल तक देखें, तो हमें दिखेगा कि जिस तरह से इनमें ग्रोथ आएगी फ्यूचर में, जिस तरह से इनके कैश फ्लोज हो सकते हैं, और अगर हम इनको वैल्यू को जान पाए, तो हम इनमें पहले इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफी अच्छी तरह से अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं हाई लेवल ऑफ कंपाउंडिंग के लिए। एक्सपर्टीज पे भरोसा करना होगा, निवेशकों को आप पर दांव लगाना होगा, लेकिन उसी के साथ साथ आशीष जी मुझे ये बताएं कि किस तरह के रिस्क प्रोफाइल वाले इन्वेस्टर को इसमें निवेश करना चाहिए? जरूर। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि ये जो है एक थीमेटिक फंड है, इसमें काफी सारे सेक्टर्स आ सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग आ सकता है, आईटी, टेलीकॉम, साथ ही साथ इंजीनियरिंग। बट इसमें कुछ सेक्टर्स जो है वो आज लिस्टेड मार्केट में शायद ऐसे स्टॉक्स नहीं मिलेंगे हमें। एफएमसीजी, फार्मा, सीमेंट, ऑटोज या कमोडिटीज जैसे सेक्टर में डिसरप्शन थीम में शायद बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन इस फंड में नहीं हो। तो इसे अगर हम किसी मल्टी कैप डाइवर्सिफाइड फंड से कंपेयर करें, जो कि अवधि होती है अराउंड 3 साल की इन्वेस्टमेंट होराइजन से ज्यादा, इस फंड में हमें शायद थोड़ा ज्यादा टाइम देना होगा। हमें शायद 5 साल या ज्यादा होराइजन के साथ इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो ट्रैकिंग एरर है, निफ्टी 500 जो इसका बेंचमार्क है, उससे इसके ट्रैकिंग एरर कुछ हद तक ज्यादा हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ कंपनियों को जेस्टेशन पीरियड लगता है इन्वेस्ट करके ग्रो करने के लिए, और मार्केट में इनके पोटेंशियल को अप्रिशिएट करने के लिए, इसीलिए इनको हमें थोड़ा ज्यादा समय देना चाहिए। तो नाइक जो साहब, इन्वेस्टर अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में 70 से 80% डाइवर्सिफाइड फंड्स लेके रखे हुए हैं, जैसे कि मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उनके लिए शायद 15 से 20% उनके ओवरऑल फंड में थीमेटिक फंड, जैसे कि ये एक्सिस स्पेशल सिचुएशंस फंड जो डिस्ट्रप्शन थीम पे है, वो रह सकता है कुछ हद तक उनको हाई लेवल डिस्ट्रप्टिव ग्रोथ का एक्सपोजर देने के लिए। चलिए, ये बात तो आपने बताई कि थीम क्या होगी, कौन कौन से सेक्टर्स में आप पसंद करेंगे स्टॉक्स। नाइक साहब, ये बताइए कुल मिला के इस पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स की आप उम्मीद रख रखे हैं जो पोर्टफोलियो का हिस्सा बनेंगे? तो जैसे मैंने बताया कि इस फंड में 70% भारतीय स्टॉक्स इंडियन मार्केट में होंगे, जो कि हमारे हिसाब से 30 से 35 स्टॉक होंगे इसमें। और जो ग्लोबल पोर्टफोलियो है, जिसमें हम 30% इस फंड का इन्वेस्ट करेंगे, वहां पे हमें 20 से 30 स्टॉक्स हमारे जो ग्लोबल पार्टनर है श्रोडर्स, उनकी एडवाइस से हम करेंगे। उनकी ओवरऑल टीम है दुनिया भर में 90 एनालिस्ट की, उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो है उसमें हम 20 से 30 स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, ये बताइए नाइक साहब, आपने 50 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया, 30 लोकल और 20 ग्लोबल।
अब कोई सेक्टोरल एलोकेशन भी होगी या आप सिर्फ थीम बेस्ड हैं? मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है कि 5-6 स्टॉक्स एक स्पेसिफिक सेक्टर के होंगे, या उसमें आप कोई सोच फेरबदल करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से? उसका लेखा जोखा कैसे बनाया जाएगा? हमें हमेशा एक्सिस म्यूचुअल फंड में बॉटम अप स्टॉक पिकिंग पे हमने काफी ज्यादा जोर दिया है, काफी ज्यादा ध्यान दिया है। और इस फंड में भी हम अपने ओवरऑल जो स्टॉक यूनिवर्स है उनमें से जो कंपनियों में हमें डिसरप्शन या फिर स्पेशल सिचुएशंस नजर आते हैं, ऐसे स्टॉक्स को चुनकर हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। जहां पर डिसरप्शन का स्कोप ज्यादा है उसमें हमारा वेट ज्यादा होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और जहां पर हमें डिसरप्शन कम दिखाई दे रहा है या फिर धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई दे रहा है, उनमें हमारा वेटेज कम होगा। तो इस हिसाब से जो है ये बॉटम अप स्टॉक पिकिंग होगा। बट अगर हम देखें कि मार्केट में भी आज अगर जो लार्ज कैप्स है जहां पे डिसरप्शन दिख रहा है, उनके मार्केट कैप जनरली काफी ज्यादा रहते हैं, लार्ज या मिड कैप में ये गिने जाते हैं। तो ओवरऑल इस पोर्टफोलियो में हमारे हिसाब से जो डोमेस्टिक पोर्टफोलियो है उसमें 70 से 80% लार्ज कैप्स होंगे और कुछ हद तक मीडिया स्मॉल कैप कंपनीज होंगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर इनोवेटिव डिस्ट्रप्शंस की थीम पर एक दिलचस्प फंड जो कि एक्सिस म्यूचुअल फंड लेकर आया है, एक्सिस स्पेशल सिचुएशंस फंड। और आशीष जी ने बहुत बारीकी से समझाया कि ये फंड किस तरह से कामकाज करेगा। लेकिन नए निवेशक जो हैं वो थोड़ा सा परहेज कर सकते हैं इस फंड से। लेकिन हाँ, अगर आप एक मंझे हुए निवेशक हैं और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा तड़का देना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये फंड आपके लिए ज़रूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, समय निकालकर फंड की बारीकियों के बारे में हमें, हमारे दर्शकों को बताने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे फिरोज अजीज जो दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देंगे। बने रहें। चलिए, फायदेमंद फंड में आप शामिल करते हैं आपके सवाल, और अब आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और आपके लिए पहला सवाल, परमिंदर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर चंडीगढ़ से। नमस्कार, कैसे हैं? हेलो, नमस्कार मैम। परमिंदर जी, आप अपना सवाल पूछना चाहते हैं फायदेमंद फंड्स में, जहां पर आपने कहा है कि आपको अपनी एसआईपी की शुरुआत करनी है, निवेश की शुरुआत करनी है आपने। हाँ जी मैम। ओके, आपकी उम्र क्या है? मैम 30 है। ऑलराइट, तो आपने 3,000 रुपए की एसआईपी करनी है, कितने साल के लिए? मैम लॉन्ग टर्म की सोच रहा हूँ मैं, 10 to 15 ईयर। चलिए बढ़िया, कोई खास लक्ष्य जिसके लिए आप निवेश करना चाहते हैं? हाँ जी मैम। बताना चाहेंगे आप? हाँ जी मैम, एक्चुअली चंडीगढ़ में अपना फ्लैट लेना चाह रहा था। चंडीगढ़ में आपको घर खरीदना है, अप्रोक्सीमेट अमाउंट कितने का होगा? 50 लाख। 50 लाख, अभी आप इसकी करंट वैल्यू बता रहे हैं। लेकिन चलिए फिरोज, हमारे पास गोल है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 3,000 रुपए, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ परमिंदर जी बढ़ाएंगे जैसे जैसे उनकी आय में वृद्धि होगी। बताएं। परमिंदर जी, आई थिंक अच्छी बात है कि आप शुरुआत कर रहे हैं, 38 की उम्र में शुरुआत कर रहे हैं, बेटर लेट देन नेवर, पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप जो शुरुआत कर रहे हैं ऐसी स्कीम से शुरुआत करनी है जो डिवर्सिफाइड हो और लार्ज कैप का एक्सपोजर भी मिले और मिड कैप का भी एक्सपोजर मिले, और इसको आपको हर 3 साल रिव्यू करना है। तो आपको आज की कंटेम्प्रेरी स्कीम्स फॉरवर्ड लुकिंग वाली दे देता हूँ, एक्सिस ब्लू चिप एंड डीएसपी मिड कैप। इसमें अगर आपने 1,500 रुपए लगाए तो आपके पास कुल मिला के क्लोज टू 95 to 100 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में शामिल हो जाएंगे, जो हर महीने 3-3 हजार से आप खरीदेंगे और इसको बरकरार रखें। और कविता जी ने जैसे कहा, आपको जो लक्ष्य पूरा करने के लिए आपको अपनी आय जैसे बढ़े, आपका निवेश को बढ़ाना पड़ेगा। हर साल अगर आप 10 से 15% अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे, तब जाके आपके लक्ष्य के करीब पहुंच पाएंगे, वरना आप चूक जाएंगे। सो प्लीज स्ट्रेच एंड इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट्स एज यू प्रोग्रेस। राइट, एक्सिस ब्लू चिप और डीएसपी मिड कैप, आपको 2 फंड रेकमेंड किए हैं और अपने निवेश को जरूर बढ़ाइएगा, आपसे ये भी दरख्वास्त है। इसी के साथ शो को समाप्त करने का समय हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज, समय निकाल के तमाम सवालों के जवाब देने का, और मुझे और शैल सर को भी इजाजत दें। लेकिन अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, बुधवार को 4:30 बजे ट्विटर और फेसबुक पर, जहां पर हम लाइव आपके सवालों के जवाब देते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और बिल्कुल भी एसआईपी बंद ना करें अपने फंड्स का, और अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा अच्छा दिन है निवेश करने का, तो वो आज है। हमारे साथ जुड़े रहिए, एक से एक बेहतरीन आपको फंड्स और पोर्टफोलियोज पर राय मिलती है।
खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पर जारी है।